This is Madhurika Rao, Head, Department of Zoology, Government DT PG College, उदयपुर। मैं आपको प्रैक्टिकल टॉपिक पर कुछ परफॉर्म करके दिखाना चाहती हूँ। आपके कोर्स में है स्क्वॉश प्रिपरेशन टू ऑब्जर्व माइटोटिक स्टेजेस, यानी सेल डिविजन की जो समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं उन्हें हम टेम्पररी माउथ द्वारा आराम से देख सकते हैं। उसे किस प्रकार से देखना है पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने पहले से प्रिजर्व किया हुआ रूट टिप रखा है। इस रूट टिप को मैंने 70% अल्कोहल में प्रिजर्व करके रखा था और अभी निकाल के मैंने इसको यहाँ पर रखा है। इसके लिए स्टेन लगता है, न्यूक्लियर स्टेन लगता है। दिस न्यूक्लियर स्टेन इज एसिटोकार्मीन। आई हैव केप्ट इट फॉर यू। ओके, ये 70% अल्कोहल में मैंने इसको करके रखा था, ये प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अभी ये देखिए, अब हमें क्या लगेगा, स्पिरिट लैंप लगेगा। हालांकि इसको मैं जलाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पास, हाँ जल भी सकता है ये, पर ठीक है मैं इसको अभी जला के भी आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए रखा है एक स्लाइड जो बहुत आवश्यक है, और ये स्लाइड होनी चाहिए साफ सुथरी धुली हुई, और इसको आपको मलमल के कपड़े से ऐसे साफ कर लेना है। साफ धुली हुई स्लाइड होनी चाहिए। इसके ऊपर ये रहा एक कवर स्लिप हम इसे बाद में डालेंगे। फिलहाल मेरे पास कई चीज़ों का अभाव है, इसीलिए मैं फॉर्सेप चाहिए होता है। आई डोंट हैव फॉर्सेप विद मी, तो मैं आपको ये इस तरह से, ये कैंची भी मैंने साफ कर ली है, धो के किया है मैंने, किसी भी तरह का कोई आर्टिफैक्ट इसमें ना आ जाए। और अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं, ड्रॉपर होना चाहिए था, ड्रॉपर अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ना होने के लिए देखिए, इसका एक अच्छा तरीका है कि आप सीधे इसे ब्लॉटिंग पेपर पर ही रखें। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पे रख के आपने सेंटर में आपने रूट टिप को रखा था। मैं भी आपको डिटेल बताऊंगी कि ये देखिए बिखर गया, ये ऐसे नहीं बिखरना चाहिए। और यहाँ पर मैंने रखा है एक कवर स्लिप। इस कवर स्लिप को बिना एयर बबल के आपको डालना है। मैं आपको टेक्निक करके बता रही हूँ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। क्या मुझे माचिस मिलेगी? नहीं है, आई एम सॉरी, ये जल नहीं पाया। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने किसी की मदद से इसको गैस पर हल्का सा गर्म किया, बिल्कुल हल्का। ऐसे भी गर्म नहीं करना है कि आप पकड़ ना सकें, और ऐसे भी नहीं करना है कि जल जाए, बिकॉज वी डोंट हैव टू कुक इट। ठीक है, अब एक्सेस जो स्टेन है, देखिए स्क्वॉश बनाते समय क्या सावधानी रखनी है। स्क्वॉश बनाना सीखिए आप, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, दिस इज़ माई थंब। अब मैंने इस ब्लॉटिंग पेपर को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है, और जहाँ मैंने स्लाइड कवर स्लिप रखी है और जहाँ मेरा टिश्यू है रूट टिप, उसे देखिए मैं कैसे जेंटली प्रेस कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि कवर स्लिप टूट जाए, इट मस्ट बी प्रेस जेंटली। और ये देखिए आसपास का पूरा कलर मैंने ब्लॉट ऑफ कर लिया। मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। अननेसेसरी जो ब्लॉक स्टेन है उसे हम साफ करेंगे, और ये स्प्रेड हो गया है। कोशिश करती हूँ दिखाने की, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रेस हो गया है। और अब मैं इसकी थ्योरी आपको बताती हूँ, जो मैं आपको सब्सिक्वेंटली जब इसका वीडियो बनाकर आपको
टेक्स्ट मैटर दूंगी तब मैं आपको और डिटेल बताऊंगी। अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए स्टैंड करने रख देते हैं। क्यों? अब एक्चुअली क्या हुआ है, इस ओनियन रूट टिप को एक्वायर करने के लिए मैंने परसों इसे ग्रो करने के लिए पानी में रख दिया था, और जैसे ही फ्रेश रूट्स मुझे दिखने लगी उसी समय मैंने उसे कट करके शार्प, बिल्कुल फाइन शार्प ब्लेड से बहुत ही बारीक टुकड़े काट कर मैंने ये 70% अल्कोहल में प्रिजर्व करके रख लिया। ये हमने पहले से बनाया हुआ है 70% अल्कोहल, ये इसमें मैंने प्रिजर्व करके रखा, और अभी जब मैं यहाँ आई तो मैंने इनको इसमें डाल दिया। ये बहुत और भी छोटे टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि जितना रूट टिप ग्रो कर रहा है उतना माइटोटिक स्टेजेस आपको दिखेगा। अगर ये बड़ा हो जाए तो वो आपके किसी काम का नहीं। फ्रेशली जब वो निकल रहा है आप उसी समय उसमें परफॉर्म कीजिएगा। इसके लिए आप एक फिक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिक्सेटिव का नाम है कॉर्नॉय फिक्सेटिव, लेकिन हर समय ये कॉर्नॉय फिक्सेटिव अवेलेबल नहीं भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, N/10 HCl ले लें, या ये भी अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो आप 1 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लीजिए। ये आपको लैब्स में इजीली मिल जाएगा। वैसे N/10 HCl इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर ये मिल जाता है तो इन रूट टिप्स को हम 1-1.5 घंटे के लिए इनमें आराम से डुबो के रख सकते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो टेंडर हो जाएगी और उसमें न्यूक्लियर स्टेन आसानी से इम्प्रेग्नेट हो जाएगा। न्यूक्लियर स्टेन इज एसिटोकार्मीन। एसिटोकार्मीन को आप बनाकर स्टॉक करके रख सकते हैं। कार्मीन पाउडर मिलता है, वो एसिटिक एसिड में इसको बनाकर आप आराम से इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। अब इसके बाद जब हम परफॉर्म कर चुके, ये मेरा डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl में मैंने अभी आकर 1 घंटे पहले रख दिया था। मैंने इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ मैंने HCl नहीं रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। तो अभी प्रिकॉशन में हम इसकी बात भी करेंगे। तो ये इसीलिए मैं इसे हाथ लगाने से डर रही थी और मैंने कैंची की सहायता से इसको निकाल के इसमें डाला है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा रही हूँ। इट शुड बी केप्ट अवे, क्योंकि मैं आपको केवल परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो जब तक ये स्टैंड होता है, जब तक हम ये देखने लायक स्थिति में आता है, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आपका ऑब्जेक्ट है टू ऑब्जर्व माइटोटिक स्टेजेस बाय प्रिपेयरिंग स्क्वॉश, यानी स्क्वॉश प्रिपरेशन के द्वारा माइटोटिक स्टेजेस को देखना। इसके लिए आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड रूट टिप्स को लिया, उसे आपने 70% अल्कोहल में डाल दिया। N/10 HCl is also a requirement. Acetocarmine is must. Slide, cover slip, blotting paper, और आपको ज़रूरत है स्पिरिट लैम्प की। वैसे अगर स्पिरिट लैम्प ना हो, लैब में गैस अवेलेबल है तो वो ज़्यादा सेफ है, वहाँ ले जाकर आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। मैं एक बार आपको फिर बताऊं मैंने क्या किया। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े फाइन ब्लेड से काट लिए, काट के उसे मैंने 70% अल्कोहल में प्रिजर्व कर लिया। आज जब मैं लैब में आई तो मैंने उसे N/10 HCl में 1-1.5 घंटे के लिए डुबोकर फिक्स करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास कॉर्नॉय फिक्सेटिव नहीं है। कॉर्नॉय फिक्सेटिव इज अ फिक्सेटिव मेंट फॉर साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, खासकर न्यूक्लियर मटेरियल इज क्वाइट वेल प्रिजर्व्ड। तो एनीवेज, अब हमने क्या किया, स्लाइड के सेंटर में हमने बहुत ही सावधानी से निकालकर रूट टिप को रख दिया। ये एसिड भरा है इसीलिए आपको इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। कवर स्लिप मैंने डाला। कवर स्लिप डालने से पहले मैंने 1 ड्रॉप, ये मेरे पास अब आ गया है ड्रॉपर, 1 ड्रॉप आप इसमें डालेंगे जिससे इधर उधर ना फैले। ये देखिए काफ़ी गंदा हो गया है ये,
बेहतर होगा कि आप ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ही मटेरियल को रखें और स्क्वॉश बनाएं। स्क्वॉश बनाने का मतलब है कि आपने थंब इम्प्रेशन से रूट टिप को थोड़ा रप्चर कर दिया। क्यों रप्चर कर दिया? 1-1.5 घंटे रहने के बाद वो टेंडर हो गया था सेल वॉल, और यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल को ही स्टेन करना है। इसीलिए जैसे ही आपने थंब इम्प्रेशन से इसे जेंटली प्रेस किया, आपका अननेसेसरी जो स्टेन है वो तो वाइप ऑफ हो ही गया, ब्लॉट ऑफ हो गया या एब्जॉर्ब कर लिया ब्लॉटिंग पेपर ने, और रूट भी फैल। अब हमने इसे स्टैंड करने के लिए रखा। 5-10 मिनट में स्टेन अंदर जाएगा और स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टेन करना। अब आप देखिए माइटोसिस में आपको कौन कौन सी स्टेजेस दिख सकती हैं। माइटोसिस कैसा सेल डिवीजन है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स डिप्लॉयड। ये पेरेंट सेल डिवाइड होगी, कितने में डिवाइड होगी? 2 डॉटर सेल में, और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, दैट इज डिप्लॉयड सेल विल मेक 2 डॉटर सेल्स हैविंग डिप्लॉयड नंबर। ओके, अब ऑब्जर्व करें, आपको दिख सकता है प्रोफेज। प्रोफेज में आपको सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आप कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्टेन नहीं है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। रूट टिप कुछ इस तरह की दिखती हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स आर वेरी डिफरेंट। जब आप रूट को ऐसे देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी। यहाँ पर आप फाइंड आउट कीजिए, अगर आपको ये रहा सेल वॉल और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर दिख रही है, ये सेल वॉल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने मैग्नीफाई कर दिया ऐसे, दिस इज व्हाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इट मीन्स इट इज इंटरफेस, इट इज इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस वो अवस्था है जिसमें सेल्यूलर डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होता है। अगर 16 घंटे का सेल साइकिल है तो केवल 1 घंटा लगेगा सेल डिवीजन होने में, बाकी 15 घंटे तैयारी में लगेंगे। डीएनए रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन के बाद वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर एक मदर सेल 2 डॉटर सेल बनाती है, और दोनों में क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन दी सेम। लेकिन इसकी स्टेजेस, इंटरफेज के बाद आपको अगर प्रोफेज ऐसा लग रहा है, कैसे पहचानेंगे? तो आपको यहाँ पर कुछ धागे नुमा रचनाएं दिखेंगी। अगर कुछ धागे नुमा रचनाएं दिख रही हैं, इसका मतलब है ये जो इंटरफेज में जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था, क्योंकि क्रोमोसोम्स दूर दूर थे, अब वो क्या होने लगेंगे? कंडेंस होने लगेंगे। अगर न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल पास आएगा तो क्या होगा? ऐसे छोटे और मोटे धागे दिखेंगे। ये छोटे और मोटे धागे ही क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें ऐसा भी लग सकता है, कहाँ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? कहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिसअपियर होने लगती है, और स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दूसरी स्टेज आपको क्या दिख सकती है? आपको कहीं मेटाफेज दिख सकता है। इस पूरे एरिना में कहीं आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख सकता है। किताबों में जो कॉपी बुक स्टाइल में दिया हुआ है ना, वैसा नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा आपको? अब मेटाफेज में आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। मैं आपको
बताने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज सेल वॉल, और आपको कुछ ऐसे गुच्छे नजर आएंगे। अगर आपको कुछ ऐसे गुच्छे एक स्थान पर नजर आते हैं, कुछ ऐसा आपको लगे, ऐसे गुच्छे गुच्छे रचनाएं दिख रही हैं, इसका मतलब है इक्वेटर पर आकर क्रोमोसोम्स जमा होते हैं। ये है मेटाफेज, और ये वो स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा विजिबिलिटी रहती है क्रोमेटिन मटेरियल की, बिकॉज बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हियर, दे आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर ये अरेंज होते हैं। अब जानते हैं एनाफेज। एनाफेज में भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिख नहीं रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, उसकी जगह आपको बहुत अच्छे फिगर्स आपको दिखते हैं, आप खुद देखेंगे माइक्रोस्कोप में, और बहुत अच्छे से भी दिखता है। अगर आपका ये प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, आपका स्टेन परफेक्ट है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वी शेप, कुछ जे शेप स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। स्पिंडल फाइबर नहीं दिखेंगे, बिकॉज दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। हमने कोई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन इस्तेमाल नहीं किया है। दैट टू दिस इज ऑल्सो वेरी टेम्पररी स्ट्रक्चर। आपको बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर आपको इसको देख लेना पड़ेगा। दिस इज टेम्पररी प्रिपरेशन टू ऑब्जर्व माइटोटिक स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली क्या होता है कि लाइव टिश्यूज आर ट्रांसपेरेंट, तो उसको हमें स्टेन करके देखने के लिए हमने एक टेम्पररी अरेंजमेंट की है, और इसका नाम दिया गया है स्क्वॉश प्रिपरेशन। स्क्वॉश बनाना मैंने आपको सिखाया। अब एनाफेज के बाद एक स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज में अब आपको ऐसा लगेगा कि एक ही सेल के अंदर ये दो क्यों दिख रहे हैं मुझे, बड़ा भ्रम हो जाएगा कि ये दो अलग अलग सेल्स हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस दिख नहीं रहा है, लेकिन न्यूक्लियोलस भी बनने लगता है, और हमें दोनों पोल्स में हमें इस तरह की रचना दिखती है, और ये ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, तो हम कह सकते हैं ये टीलोफेज है। नाउ दीज वर द न्यूक्लियर चेंजेस, दे वर द न्यूक्लियर चेंजेस। ये न्यूक्लियर चेंजेस, इसके बाद आप देखें साइटोप्लाज्मिक इवेंट, मैं इसे मिटा रही हूँ, साइटोप्लाज्मिक इवेंट। यहाँ होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब, काइनेसिस मतलब टूटना, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का। ये जो सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, अब ये यहाँ से विभाजित होने लगा, और ये इस तरह से अब दो सेल्स बन गई, और हमने जो चित्र बनाया था पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का बनना, नाउ इट इज अचीव्ड आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो अब आप जब इसे लिखेंगे, जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका एक्सप्लेनेशन में राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए, आपकी राइटिंग होनी चाहिए हर स्टेज के लिए। जैसे आपने लिखा प्रोफेज, पहले इंटरफेस लिखिए। इंटरफेस को लोग इग्नोर कर देते हैं, पर इंटरफेस भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हर में आप लिखिए न्यूक्लियर चेंजेस एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। चाहे तो आप ऐसा एक टेबल बना लें। टेबल में क्या होगा, स्टेजेस, सीरियल नंबर, ये हो गई स्टेजेस, ये हो गए इवेंट्स।
ये दो इवेंट्स हैं, न्यूक्लियर चेंजेस एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। हमें साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी हमारे एक्सपेरिमेंट में नहीं दिख रही है, लेकिन थ्योरेटिकली यू नो व्हाट हैपेंस। प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल डेवलप होने लगते हैं। सेंट्रियोल जो ऐसे डिवाइड होकर दूसरे पोल पर भी आने लगते हैं। और मेटाफेज की स्टेज में आपको ये स्पिंडल फाइबर भी दिखते हैं। दीज आर सेंट्रियोल, दीज आर स्पिंडल फाइबर, दीज आर स्पिंडल फाइबर। तो काफी देर से आपका स्टेन इंतजार कर रहा है, 10 मिनट के ऊपर हो गया है। आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर देख के हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन फिर आप इसको लो पावर यानी 10x से आप जब इसे 42 या 40x तक मैग्नीफाई करके हाई पावर में देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिखेगा, सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वैश प्रिपरेशन फॉर माइटोटिक स्टेजेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोटिक स्टेजेस। देखिए, अभी तक आपने परफॉर्म करके मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम स्क्वैश प्रिपरेशन करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you have to identify these stages. Now you identify these stages. How can you identify? मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी ना। मैंने आपसे कहा था कि ये अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं दिख रही यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर यदि कोई गुच्छा दिख रहा है ना, इक्वेटोरियल प्लेट पर आपको बस लाइन से कुछ क्रोमेटिड्स जमा हुए दिख रहे हैं, दिस इज मेटाफेज। और देखिए, कहीं आपको दूर जाते हुए दिख रहे हैं, जी हाँ, ये आपको यहाँ क्रोमेटिड्स दूर जाते हुए दिख रहे हैं, अलग होते हुए दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एनाफेज। दिस इज अगेन यू कैन से एनाफेज। प्रोफेज में ये देखिए कहाँ दिख रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, तो ये सब ट्रांसपेरेंट सेल्स क्या हैं, इंटरफेज हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ मुझे आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। दीज थ्रेड लाइक कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल, दीज आर कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल एंड आई कांट फाइंड एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेरे हिसाब से ये प्रोफेज होना चाहिए। मैं आपको और भी कुछ अच्छी स्टेजेस दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इस चित्र में पहले देखिए, आप बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है ये मेटाफेज। ये देखिए, ये टीलोफेज, क्योंकि यहाँ साइटोकाइनेसिस का डिप्रेशन भी दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज टीलोफेज। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर देखिए अपीयर होने लगे हैं। बिल्कुल थ्योरेटिकली जिस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ये चित्र, तो ये बिल्कुल टीलोफेज है, ये भी टीलोफेज है ना। और कहाँ देखा अभी हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस, ये यहाँ पर डिप्रेशन दिखने लगा है, तो ये सेल बनने के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है। यू सी, ये देखिए, ये प्रोफेज दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, ये आपको दिख गया मेटाफेज। एनाफेज, बेहतरीन फिगर है ये एनाफेज का। दिस इज वेरी फाइन फिगर ऑफ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। यू सी, ये देखिए, ये है, ये प्रोफेज है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये थोड़ा सा कंडेंस होने लगा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी दिख रही है। और ये सब सेल वॉल है, ये सब सेल वॉल है। और चूंकि हमने साइटोप्लाज्मिक स्टेन इस्तेमाल नहीं किया है, हमें सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं। एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये टीलोफेज की बहुत सारी स्टेजेस इसमें दिख रही हैं। ये देखिए,
ये एनाफेज, मेटाफेज अब खींचने लगे हैं एक दूसरे की तरफ। ये अब मेटाफेज नहीं रह गया है और पूरा पूरा एनाफेज भी नहीं दिख रहा है, पर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट मूव होना शुरू हो गए। यू कैन से इट इज एन अर्ली एनाफेज। ओके, ये देखिए, ये है एक सेल साइकिल का ये पोर्ट्रे है। इसमें ये सेल साइकिल 16 घंटे का होता है। इसमें सेल्यूलर डिवीजन तो मात्र 1 घंटे का है। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। और इसमें जब 2 डॉटर सेल्स बनी हैं तो ये दोनों कैसी हैं? डिप्लॉयड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन बता रहा है। ये जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए मटेरियल डुप्लीकेट हो गया, अब सेल डिवीजन के लिए तैयार है। इस फेज को G2 कह रहे हैं। और G1 फेज में सेल तैयार हो रही है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू डिड बाय प्रिपेयरिंग mitotic, preparing squash to observe mitotic division.